राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। बजट सत्र 2026 की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास और आकांक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह बजट सत्र 21वीं सदी के दूसरे चरण की दिशा तय करेगा और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री ने भारत यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को युवाओं, किसानों और उद्योग जगत के लिए बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति पर चलते हुए तेजी से सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी ने लोकतंत्र और जनसांख्यिकी को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए समाधान आधारित राजनीति पर जोर दिया। कल राष्ट्रपति जी का उद्बोधन 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति था। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का लेखा जोखा था और 140 करोड़ देशवासी और उसमें भी ज्यादातर युवा उनके एस्पिरेशंस को रेखांकित करने का बहुत ही सटीक उद्बोधन सभी सांसदों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सदन में सबके सामने रखी है। सत्र के प्रारंभ में ही और 2026 के प्रारंभ में ही आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में राष्ट्र के मुखिया के रूप में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सांसदों ने उसको गंभीरता से लिया ही होगा और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। ये बजट सत्र है। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है, जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। साथियों, ये विश्व वर्ष का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है। ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है। ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है। और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। भारत की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोग्राफी आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तब इस लोकतंत्र के मंदिर में हम विश्व समुदाय को भी कोई संदेश दें, हमारे सामर्थ्य का, हमारे लोकतंत्र के प्रति समर्पण का।
लोकतंत्र की प्रक्रिया के द्वारा हुए निर्णयों का सम्मान करने का ये अवसर है और विश्व इसको जरूर स्वागत भी करता है, स्वीकार भी करता है। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आएं, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें, निर्णयों को हम शक्ति दें, हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ें। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज गुरुवार को समस्तीपुर पहुंची, जहां उन्होंने जिले को कुल 827 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 470 करोड़ की लागत से 71 योजनाओं का शिलान्यास, 273 करोड़ की लागत से 74 योजनाओं का उद्घाटन और 84 करोड़ की 43 योजनाओं का कार्यारंभ किया। जन संवाद कार्यक्रम में सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले के दौर में कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहद खराब थी, जबकि वर्तमान सरकार ने विकास को प्राथमिकता दी है। 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी। आइए, तब से बनी है सरकार और उसके बाद खूब काम हुआ है और अब केंद्र सरकार का भी पूरा का पूरा सहयोग किया जा रहा है बिहार के लिए, तो बहुत काम हो रहा। तो हम लोगों के बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। अब फिर तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए अब पहले क्या स्थिति था, पहले की स्थिति कितनी खराब थी। पहले मात्र 39 मरीज ही आते थे और कहीं कहीं उनको जो कराना था तो उसमें 1 या 2 मरीज आता था। तो ये देख के लगा कि तो बड़ा खराब है। आज जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले मात्र आप जानते ही हैं 6 मेडिकल कॉलेज थे बहुत पहले, और उस समय तो जो नई सरकार 15 साल बनी थी उन लोगों ने कोई नया नहीं किया था, आई पहले ही से 6 ही थे। तो जो हम लोग तो देखते ही थे, तो हम लोगों ने इसके बाद सरकार बनी तो हम लोगों ने उसका विस्तार करना शुरू किया। उसके अलावे तो 12 तुरंत हो गया है, लेकिन उसके अलावे 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी वो भी होने वाला है। तो राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया, हम लोगों ने शुरू में ही पूरे बिहार में कराया। अब उसको जानते हैं, राज्य के सुदूर क्षेत्रों में आप जानते हैं जो शुरू में ही हम लोगों ने किया, इसमें सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। तो उसमें आप समझिए सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया। अब उसके बाद और ज्यादा सब काम कर रहा है, तो उसमें अब एक जगह आप जान लीजिए कि अब फिर हो रहा है एक सबसे दूर जगह से पटना में 5 घंटे में। तो एक एक तरह से सब जगह काम हो रहा। और आप जानते ही हैं कि 2015 में 7 निश्चय के तहत जो हम लोगों ने 15 वाले को 7 निश्चय किया, 20 वाले को 7 निश्चय 2 किया, और इस बार जो नया हुआ है तो उसके लिए भी हम लोगों ने 7 निश्चय 3 किया। तो इसमें जो 7 निश्चय जो किया 15 में, तो उसके लिए आर्थिक हल, युवाओं को बल पहला में,
और दूसरा में आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा हर घर तक बिजली, और चौथा हर घर नल का जल, और पांचवा हर घर शौचालय, और छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा 7 अवसर बढ़े, आगे बढ़े का काम, ये सब कुछ कराया गया। उसमें जो हुआ 15 से 20 के बीच में सब कुछ ये सब काम हुआ। और उसके बाद तो फिर जानते ही हैं कि बहुत खराब था। हर घर बिजली का तो बहुत बुरा हाल था, कहीं कुछ नहीं था। पटना में भी बहुत सा मामूली था, कहीं कुछ नहीं था। तो हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने बहुत पैसा लगा करके अपने देश में चारों तरफ करना हम लोगों ने शुरू किया, ताकि ये पूरा का पूरा सब जगह हो जाए। तो ये करते करते हम लोगों ने 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया। हर घर बिजली सबके लोगों को मिल गया। और आप जानते हैं सरकार द्वारा तो पहले तो बहुत पैसा लगा था, तो शुरू में लोगों को मिलता था मामूली सा हल्का पैसा दिया जाता था, लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आप लोगों के यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, सब का सब आप लोगों को ये काम करा दिया गया है। इसके साथ एक काम और हम लोग कराना चाहते हैं, सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो ये सब चीज हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में राशन दफ्तरों को बंद और शिफ्ट किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वरिष्ठ एएपी नेता और विधायक कुलदीप कुमार और विधायक विशेष रवि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा सरकार के नए आदेश से गरीब राशन कार्ड धारकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एएपी नेताओं ने कहा कि पहले दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में राशन दफ्तर मौजूद थे, लेकिन अब कई दफ्तर बंद कर लोगों की पहुंच से दूर शिफ्ट कर दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे गरीबों को 8 से 10 किलोमीटर दूर जाकर अपनी शिकायतें करनी पड़ेंगी। कुलदीप कुमार ने कहा कि यह फैसला जन विरोधी है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। वहीं विशेष रवि ने कहा कि दफ्तर दूर करने से अधिकारियों पर जवाबदेही का दबाव भी खत्म हो जाएगा। एएपी ने चेतावनी दी कि अगर आदेश वापस नहीं हुआ तो पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। साथियों, जैसा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए घर के पास मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं उपलब्ध कराई, दिल्ली की जनता को कागज बनाने में, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फायदा पहुंच सके, उसके लिए डोर स्टेप डिलीवरी लागू करी। लेकिन आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार ने अभी दिल्ली में एक आदेश दिया और उस आदेश ने जनता के लिए एक आफत बनकर वो आदेश टूट रहा है। क्या है वो आदेश? साथियों, दिल्ली के 70 की 70 विधानसभाओं के अंदर राशन कार्ड के दफ्तर हैं, जहां पर दिल्ली की जनता अपना नया राशन कार्ड अप्लाई कर सकती है। कोई नाम करेक्शन कराना है तो नाम करेक्शन करा सकती है। कोई दुकानदार अगर राशन नहीं दे रहा है तो उसकी शिकायत कर सकती है। तो उसको अपने सबसे पास में विधानसभा के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है, जिसको हम राशन दफ्तर एफएसओ, जहां पर जो हमारा ऑफिसर है एफएसओ, वो वहां बैठने का काम करते हैं और उनको वहां पर उनकी शिकायतों का निवारण जो हमारे राशन कार्ड धारक है उनका होने का काम होता है। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी के एक आदेश ने दिल्ली के अंदर भूचाल खड़ा कर दिया। जैसा कि कोंडली विधानसभा, जो मेरी खुद की विधानसभा है कोंडली, उसका राशन दफ्तर अभी कल्याणवास हुआ करता था। अब वो राशन दफ्तर कल्याणवास से उठकर वहां से 15 किलोमीटर दूर दयानंद विहार में होगा। जहां तिल्लोपरी का राशन दफ्तर तिल्लोपरी विधानसभा में हुआ करता था, अब वो दयानंद विहार में होगा। जहां गांधीनगर का दफ्तर गांधीनगर में हुआ करता था, वो दयानंद विहार में होगा। ऐसे ही चाहे वो सुल्तानपुरी, किराड़ी, मंगोलपुरी के जो दफ्तर राशन के हुआ करते थे, अब वो शालीमार बाग में भेज दिए गए हैं। सदर बाजार विधानसभा के हमारे विधायक सोमदत्त जी, उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ का दफ्तर भी अब गुलाबी बाग में हुआ करता था, अब वो कश्मीरी गेट से होगा। आप दूरी देखिए कितने दूरी। पहले जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की विधानसभाएं हैं उनमें चाहे करावल नगर हो, चाहे गोकलपुरी हो, चाहे सीमापुरी हो, चाहे सीलमपुर हो, चाहे मुस्तफाबाद हो, ये सारी जो विधानसभाएं हैं इनके दफ्तर को भी चेंज करके अब जो है वहां से हटाकर नंदनगरी में भेज दिया गया है।
ऐसे ही दिल्ली में तमाम राशन के दफ्तरों को वहां से हटाकर, उनकी विधानसभाओं से हटाकर एक ही जगह पे 10-10 विधानसभाओं के दफ्तर बना दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, क्या जो एक गरीब आदमी, जो एक राशन कार्ड धारक है, जो 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल के लिए अपने घर से निकलता है, जो राशन लेता है, क्या वो अपनी शिकायत करने के लिए मेरी विधानसभा से 8-10 किलोमीटर दूर जा सकता है? जैसे हम बताएं, करोड़ बाग के अंदर जो हमारा सालों से, वर्षों से, शायद लगभग 30-40 साल से इस स्थान के ऊपर टैंक रोड पे गली नंबर 10 माता रामेश्वर नगर में ये ऑफिस चल रहा था, उसको अचानक एक आदेश आया और अगले दिन वहां पर एक कागज चिपका मिला लोगों को कि ये ऑफिस यहाँ से बंद करके आईटीओ शिफ्ट कर दिया है। करोड़ बाग से आईटीओ कम से कम 7 से 8 किलोमीटर है। अब वहाँ आईटीओ में अगर किसी को जाना है करोड़ बाग से, क्योंकि आप जानते हैं कि राशन कार्ड जो है वो वहाँ कौन जाता है, जो बेचारा गरीब आदमी है, जो डेली सुबह काम पे जाता है, शाम को कमा के लाता है, फिर उसके घर में खाना बनता है। अब उसको अगर करोड़ बाग से आईटीओ जाना होगा तो पहले बस पकड़नी पड़ेगी, या रिक्शा पकड़ना पड़ेगा, या ऑटो पकड़ना पड़ेगा। फिर आईटीओ मान लीजिए वो पहुंच भी गया तो पहले उसको पास बनवाना पड़ेगा, फिर वो पास बनवाएगा, पास बनवाने के बाद वो कमरा ढूंढेगा अधिकारी का, और अगर मान लीजिए कि उस दिन वो अधिकारी जिनसे उनको मिलने जाना है वो वहां नहीं मिले गलती से, तो फिर एक और दिन लगा के उनको पूरा जो है वहां जाके अपनी शिकायत करनी पड़ेगी। सरकार का जो इसमें ऑर्डर आया, जो हमने पढ़ा, उनका यह कहना है कि राशन दफ्तर से संबंधित सारे काम हमने ऑनलाइन कर दिए हैं, इसलिए हमने इसको अब राशन दफ्तर जो है उनको हम खत्म कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल जो हैंड टू माउथ हैं, उनको नहीं पता कि ऑनलाइन व्यवस्था क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे जो है राशन कार्ड में नाम छुड़ाना हो तो उसके लिए अप्लाई करना होगा, कैसे जो है बाकी चीजें करानी होगी। इसके अलावा राशन दफ्तर में अगर किसी को राशन की दुकान से राशन पूरा नहीं मिल रहा है, सामान आधा मिल रहा है, राशन गंदा मिल रहा है, तो उसके लिए शिकायत के लिए क्या कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए करोड़ बाग से शिफ्ट किया है, तो क्या कोई व्यक्ति जिसको राशन गंदा मिल रहा है वो करोड़ बाग से आईटीओ जाएगा शिकायत करने के लिए? तो ये जो फरमान है, ये जो आदेश है, वो बिल्कुल जो जनहित से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गांव भारत की ग्रोथ के इंजन हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद में पेश किया गया इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26 इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार की पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र और समावेशी विकास को नई गति मिली है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह सर्वे केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि देश की विकास यात्रा और सरकार की प्रतिबद्धता का दर्पण है। आर्थिक सर्वेक्षण में जो तथ्य सामने आए हैं वो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सर्वांगीण प्रगति और विकास को रेखांकित करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और विकसित जहां समावेशी विकास हो रहा है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है।
आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से भी ये स्पष्ट हुआ है। और आज विशेषकर मैं कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अगर बात करूं तो मुझे ये कहते हुए गर्व है, अपने किसानों को मैं बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि उनके परिश्रम, उनकी मेहनत, उनके पसीने के कारण, सरकार के कार्यक्रम और नीतियों के कारण आज हमारे देश की जो औसत कृषि विकास दर पिछले 5 साल की है वो 4.4% रही है। और 4% से अधिक कृषि विकास दर रहना ये अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है। एग्रीकल्चर ग्रोथ तो अगर 1%, 2% भी हो तो बहुत बड़ी मानी जाती है, लेकिन लगातार अगर हम पिछला भी 1 दशक की उपलब्धियां देखें तो ये और भी उल्लेखनीय रही है। और ये दुनिया में सर्वाधिक है। और भारत में भी कृषि विकास दर इस गति से कभी नहीं बढ़ी। पिछले वित्तीय वर्ष में 2024-25 में खाद्यान्न का उत्पादन 357.73 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि ये पिछले साल था 254.3 MLT पिछले वर्ष से अधिक है ये। और ये बढ़ोतरी चावल में अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक हम बन गए चावल के। चाइना को, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। चावल हो, गेहूं हो, मक्का हो, सरसों हो, मोटे अनाज हो, इनमें अधिक उपज के कारण संभव हुई है। उन्नत किस्मों के बीज के निर्माण के कारण जो इस क्षेत्र में रिसर्च और शोध हुआ है, आधुनिक कृषि पद्धतियों के कारण और सरकार के समर्थन के कारण अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हमने ये उपलब्धि हासिल की है। कृषि मूल्य वर्धन जीबीए में लगभग 33% हिस्सेदारी के साथ हमारा हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र आगे बढ़ा है। और अगर हम 13-14 में हमारा समग्र बागवानी का उत्पादन 280.70 मिलियन टन था, तो अब बढ़ के 24-25 में 367.72 मिलियन टन पहुंच गया है। अपने आप में एक उपलब्धि है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़े लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि अब प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 15 लाख शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मी और उनके आश्रित सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। यह फैसला शिक्षक दिवस पर की गई मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब कैबिनेट की मंजूरी के साथ लागू किया गया है। सरकार इस योजना पर कुल मिलाकर करीब 448 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 29 प्रस्ताव ओरिजिनल आए थे, 3 प्रस्ताव बाद में आए। 32 में से 30 पर निर्णय हुआ, 2 प्रस्ताव स्थगित हो गए। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, अनुदानित एवं स्वित्त पोषित में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डन, पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षक, शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइया एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में
माननीय श्री संदीप सिंह जी जो हैं वो अपनी बात रखेंगे। आज माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि जो शिक्षक दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि समस्त शिक्षकों को जो बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन शिक्षक हैं जो कि 4,34,226 हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक जो कि 13,380 हैं और बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक, बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक और बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक 4,72,735, शिक्षा मित्र 1,42,929, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुदेशक जो कि 24,717 हैं और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन, पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए जो कि 7,479 और प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइये 97,344 और विशेष शिक्षक जो कि CWSN शिक्षक हैं, ये ऐसे हमारे 2,581 यानी कुल मिलाकर के 11,95,391 हमारे जो प्रदेश में शिक्षक हैं, इनके लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, इसको आज माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा सहमति मिली है। गंगा किसान सहकारी समिति, गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड मोरना जनपद मुजफ्फरनगर की पेराई क्षमता विस्तार, तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण करते हुए चीनी मिल स्थापना किए जाने के संबंध में, ये अपने आप में पुरानी मशीनरी थी, इसलिए इसको अपग्रेड भी किया जा रहा है। मोरना में, मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड लखनऊ की अधीनस्थ गंगा किसान सहकारी चीनी मिल मोरना की पेराई क्षमता 2500 TCD से बढ़ाकर 3500 TCD प्रथम चरण में 3500 TCD तत्पश्चात विस्तारित क्षमता 5000 TCD करते हुए नई चीनी मिल की स्थापना किया जाना है। इस निर्णय से पुराने हो चुके जर्जर प्लांट एवं पुरानी तकनीक पर आधारित होने के कारण हो रही तकनीकी हानियों को कम कर रही तकनीक पर आधारित प्रस्तावित चीनी मिल के संचालन से लाभ प्राप्त किए जाने की सहायता मिलेगी। गन्ना सहकारी चीनी मिल मोरना क्षेत्र के कृषक किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए आय दोगुनी करने के लिए समस्त गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित किए जाने में सहायता मिलेगी। जनपद लखनऊ हरदोई में प्रस्तावित PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क हेतु औद्योगिक जलापूर्ति के लिए 16 MLD, स्वच्छ जलापूर्ति गोमती नदी के लिए 8.25 MLD इंटेक वेल एवं राइजिंग मेन तथा स्वच्छ जलापूर्ति भूगर्भ जल से 4.50 MLD ट्यूबवेल पंप हाउस एवं राइजिंग मेन से संबंधित परियोजना संबंधी लागत धनराशि 45,850 लाख अर्थात 458 करोड़ 50 लाख 11,000 रुपए आज मंत्री परिषद ने इसके लिए अनुमोदित कर दिए। जनपद बरेली में विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना कराए जाने के बरेली विकास प्राधिकरण बरेली उत्तर प्रदेश को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने के संबंध में ये मंजूर तो हो चुका था, लेकिन इसमें कार्यदायी संस्था के लिए आया है। बरेली विकास प्राधिकरण बरेली उत्तर प्रदेश द्वारा रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर 8 में उपलब्ध 5.33 एकड़ भूमि में 3000 वर्ग मीटर भूमि पर विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना है। बरेली विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। आज खास तौर से ये इसलिए आया था कि बरेली विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित करना। इसी तरीके से मुरादाबाद में भी एक विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। इसमें खास तौर से मुरादाबाद द्वारा दिल्ली बरेली मार्ग पर विकसित की जाने वाली गोविंदपुरम आवासीय योजना के अंतर्गत 4.6 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित सेंट्रल पार्क में विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु मुरादाबाद MDA को नामित किया गया। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।